हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। कल के वीडियो में हम देख रहे थे बेरोजगारी के बारे में। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को हम आगे खींचेंगे। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, बेरोजगारी हम देख रहे थे। बेरोजगारी जो है ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस तरह से समझने का प्रयास करिएगा। एक आपको देखने मिलेगा अनैच्छिक और दूसरा देखने को मिलेगा ऐच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक और ऐच्छिक हम कल के वीडियो में बता दिए थे। आज भी थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं ताकि आपके माइंड में ये रिकॉल होके सेट हो जाए। ठीक है, समझते हैं। देखिए, अनैच्छिक बेरोजगारी क्या होता है। इसमें क्या होता है, इच्छा होना। ठीक है, अनैच्छिक मतलब क्या हो गया, इच्छा होना। कहने का अर्थ ये हो गया कि काम तो है, हम क्या बोले थे कि काम का ना होना। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि इच्छा तो है, काम करने की इच्छा है मुझे, ठीक है, लेकिन काम का उपलब्ध नहीं होने के कारण जो है हम काम कर नहीं पाते हैं। तो ऐसे बेरोजगारी को जो है अनैच्छिक बेरोजगारी की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, क्या बोले, काम नहीं है। काम होगा तभी तो करेगा लोग। तो काम नहीं है, लेकिन काम करने की इच्छा मेरे मन में है कि हम काम करेंगे, 300 रुपये कमाएंगे, 500 रुपये कमाएंगे या 700 रुपये कमाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, काम का ना होना लेकिन इच्छा का होना। ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं अनैच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है, इच्छा का ना होना। हम राजा की तरह जिएंगे। ठीक है, कहने का अर्थ ये हो गया, इच्छा का ना होना। बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप करें तो आप करना ही नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बेरोजगारी को क्या बोलते हैं, ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, क्या बोले, इच्छा का ना होना। मतलब कि रोजगार होने पर भी काम करने की इच्छा नहीं हो रही है। ठीक है, तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ठीक है, ये हम कल के वीडियो में बता दिए थे। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए, अब अनैच्छिक बेरोजगारी में आप देखेंगे कि ये जो बेरोजगारी पाई जाती है ये ग्रामीण इलाकों में भी पाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा, शहरी इलाकों में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले हम ग्रामीण इलाकों की बात करते हैं। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में, ठीक है, समझते हैं। ग्रामीण इलाकों में भी कई तरह के बेरोजगारी होते हैं। जैसे कि फेमस है परछन्न बेरोजगारी। परछन्न बेरोजगारी मतलब छिपी बेरोजगारी। परछन्न बोले या छिपी बोले, दोनों एक ही है। परछन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी। अदृश्य का मतलब क्या हो गया, नहीं दिखने वाला बेरोजगारी। ठीक है, तो ये आपको ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलेगा और ज़्यादातर कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब समझते हैं ध्यान से। तो परछन्न बेरोजगारी या फिर अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी बेरोजगारी, तीनों एक ही है, इसमें फंसिएगा नहीं। अब समझते हैं ध्यान से। इसमें क्या होता है, इसमें मजदूर की सीमांत उपलब्धता होती है शून्य। मजदूर की जो है सीमांत उपलब्धता शून्य होती है। उस मजदूर को काम करने का पेमेंट नहीं मिलता है, मिलता है मालिक को। समझने का प्रयास करिएगा। जैसे कि देखिए, मान ली ये खेत है, एक कट्ठा मान ले ये खेत है। ठीक है, एक कट्ठा खेत है। ठीक है, किसी का फादर उस खेत में काम कर रहा है, उसका मालिक उसका फादर है, पापा है। ठीक है, और वो पापा क्या नाम है, तो मान लीजिए रामलाल है। रामलाल के 4 बेटे हैं। तो रामलाल जो है ये खेत में काम कर रहा था। ठीक है, और खेत में काम करते करते इसका रामलाल का मन हुआ कि थोड़ा सा टहल लेते हैं। और इसका बेटा जो है, 4 गो बेटा इसका था और 4 गो बेटा जो है वो खेत से गुजर रहा था। ठीक है, तो 4 गो बेटा को बोला कि बेटा थोड़ा सा तुम गेहूं काट दो, थोड़ा सा तुम धान काट दो। ऐसे ही काम करने के लिए उसको लगा दिया। ठीक है, लेकिन क्या उस बेटे को उसका मजदूरी मिलेगा? उसका मजदूरी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मजदूरी किसको मिलेगा, रामपाल को मिलेगा, रामलाल को मिलेगा, जो फसल कटवाया। ठीक है, क्योंकि फसल इसका 4 बेटा फसल काट के इसके पास दे दिया। अब ये जाएगा मार्केट, कहाँ जाएगा, मान ली गेहूं का फसल था, ये जाएगा मार्केट और गेहूं का फसल था, ये गेहूं जो है मार्केट में आके जाके ये बेच दिया। गेहूं जाके मार्केट में बेच दिया। जब इसको गेहूं जब बेच दिया तो गेहूं का जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, वो तो इसका मजदूरी किसको मिला, रामलाल को मिला, इसके मालिक को मिला, लेकिन इसके 4 बेटा को तो नहीं मिला। ठीक है,
तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं हम लोग अदृश्य बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी। ये कृषि के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, अब ग्रामीण इलाकों में एक और बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगा, मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में दो तरह के बेरोजगारी देखने को मिलता है। एक मिलता है अदृश्य प्रच्छन्न, ये सब एक ही बेरोजगारी है, और एक है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, अब देखिए, समझिए ध्यान से, ग्रामीण इलाकों में मौसमी बेरोजगारी कैसी होती है। जैसे कि ये मौसम के आने पे ही डिपेंड करता है कि इसको रोजगार मिलेगा कि इसको रोजगार नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम रहते हैं ग्रामीण इलाका में, मेरा डीजे का दुकान है, मेरा कार्ड छापने का दुकान है, ठीक है, इस सब का दुकान है। तो अब ये बताइए, लोग अपने द्वार पे रोज डीजे बजाएगा? रोज डीजे तो नहीं बजाएगा। डीजे तो तभी ना बजाएगा जब उसके घर में शादी हो, कोई फंक्शन हो। तो शादी और फंक्शन तो रोज नहीं होता है, इसका तो सीजन चलता है। कोई कार्ड छाप रहा है तो उसके पास कार्ड छपवाने के लिए बिना मतलब का लोग जाएगा नहीं, उसका सीजन होता है ना, शादी ब्याह होता है तब जाके कार्ड छपवाता है। ठीक है, जब ये सब त्योहार में बहुत सारे लोग को काम करने का अवसर मिलता है, रोजगार मिलता है। लेकिन त्योहार रोज तो नहीं आता है, मौसम के हिसाब से आता है। अभी हाल ही फिलहाल में दुर्गा माँ का जो दुर्गा पूजा था, उसमें बहुत सारे लोग कुछ कमाए होंगे। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से वो कमाया। तो ऐसे बेरोजगारी को क्या बोलेंगे? मौसमी बेरोजगारी, जो मौसम के हिसाब से मिलता है उसको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी देखते हैं। ठीक है, देखिए, शहरी क्षेत्र में ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब अनैच्छिक बेरोजगारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये इस चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए, शहरी क्षेत्रों में आपको दो प्रकार के बेरोजगारी देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा शिक्षित, एक देखने को मिलेगा औद्योगिक। ठीक है, एक शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा बेरोजगारी, एक औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा बेरोजगारी। ठीक है, अब देखिए, शहरी क्षेत्र में शिक्षित लोग हैं। शहरी क्षेत्र में क्या है? शिक्षित लोग हैं, लेकिन क्या उसे शिक्षा के हिसाब से रोजगार मिल रहा है? शिक्षा के हिसाब से रोजगार तो नहीं मिल रहा है। कोई मान ले वो पीएचडी कर लिया है, पीएचडी कर लिया है। ठीक है, मान ले पीएचडी कर लिया है वो। ठीक है, लेकिन उसको जॉब क्या चीज़ का मिला? उसको जॉब मिला 10वीं क्लास तक का, पीएचडी के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिला। ठीक है, तो वैसे बेरोजगारी को क्या बोलते हैं? शिक्षित बेरोजगारी। ठीक है, जितना आपके पास टैलेंट है उसके हिसाब से आपको रोजगार नहीं दिया गया, तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं औद्योगिक सेक्टर में जो बेरोजगारी होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में दो प्रकार के बेरोजगारी होते हैं, एक शिक्षित, एक औद्योगिक। शिक्षित तो समझ में आ गया होगा, औद्योगिक देखते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए, यह ना हमेशा अल्प विकसित देशों में देखने को मिलता है। कैसे? तो समझते हैं ध्यान से। जैसे कि मान ले कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 100 मजदूर काम कर रहे हैं। तो 100 मजदूर को रोजगार तो मिला, लेकिन अचानक से क्या हो गया? फैक्ट्री में आग लग गया, फैक्ट्री बंद हो गया। ठीक है, तो मजदूर 100 जो मजदूर थे वो 100 मजदूर कहाँ जाएंगे? पहले रोजगार था इसके पास जब यह फैक्ट्री खुला हुआ था, लेकिन ये फैक्ट्री हो गया बंद, आग लग गया फैक्ट्री में, तो 100 मजदूर तो बेरोजगार हो गए। तो ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं औद्योगिक बेरोजगारी। औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ऐसे बेरोजगारी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है वो देख लेते हैं। ये जो है ज़्यादातर आपको भारत में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा संरचनात्मक बेरोजगारी जो है भारत में देखने को मिलेगा। अब देखिए, इसमें क्या होता है, किसी भी कार्य में मशीनों के आ जाने से मजदूर को हटा देना। ठीक है, जैसे कि भारत में बेरोजगारी दर तो देखिए रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी दर आ गया है। तो जैसे कि किसी भी कार्य में मशीनों का आ जाने से बेरोजगारी दर क्या हो गया? बढ़ गया। जैसे कि
गेहूं काटने के लिए 100 मजदूर लगाए हम खेत में, लेकिन अब मशीन ऐसा ऐसा आ गया है कि 100 मजदूर का काम कोई एक मशीन कर रहा है। ठीक है, तो 100 मजदूर जो है वो तो बेरोजगार हो गया, वो तो बेरोजगार हो गया ना। तो मशीनों का आ जाने से, मशीनों के आ जाने से मजदूर का बेरोजगार हो जाना, ऐसे बेरोजगारी को बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, जो आपको भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो मशीनों का आ जाने से, ओके, क्योंकि मशीन कम समय में ज़्यादा काम कर देते हैं। ओके, तो संरचनात्मक बेरोजगारी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी जो है ये विकसित देशों में देखने को मिलेगा। विकसित देशों में कौन कौन आते हैं? यूएसए आते हैं, यूएसए आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है, ये सब विकसित देशों के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ जो देखने को मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक बेरोजगारी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि घर्षणात्मक बेरोजगारी किस देश में देखने को मिलता है, तो आप बोल सकते हैं यूएसए। जो विकसित देश हो, विकसित देश में कौन आते हैं? यूएसए आते हैं, अमेरिका आते हैं, ऑस्ट्रेलिया आते हैं। ठीक है, अब देखिए घर्षणात्मक बेरोजगारी क्या होता है समझते हैं। जब एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब पाने के बीच के समय को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है, किताबी भाषा समझ में नहीं आया, अब मेरा भाषा समझिए, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ओके, मतलब कि कोई कंपनी मान ले ए है, कोई कंपनी मान ले ए है, दो कंपनी है, एक ए कंपनी है, एक बी कंपनी है। ठीक है, तो एक कंपनी में जब हम काम कर रहे थे, ठीक है, जब हम काम कर रहे थे एक कंपनी में, तो मुझे 1 लाख मान ले सैलरी दिया जा रहा था, 1 लाख सैलरी देता था। ठीक है, लेकिन मुझे ऑफर मिल गया कि बी वाला कंपनी जो था वो बोला कि आप मेरे पास आइए, हम आपको 2 लाख सैलरी देंगे। मेरा काम उसको पसंद आ गया होगा, बोला कि हम आपको 2 लाख सैलरी देंगे, आप एक कंपनी को छोड़ के मेरे पास आइए। ठीक है, तो कंपनी में क्या होता है, कुछ दिन पहले ही जो है ना, मतलब एप्लीकेशन देना पड़ता है। ठीक है, कि अब हम काम छोड़ रहे हैं, तो उसमें जो बीच का जो समय लगेगा ना, बीच का समय कंपनी ए काम को छोड़ के बी काम में हम जाने वाले हैं, तो उसमें बीच का जो समय लगेगा ना, ये बीच के समय को क्या बोलेंगे? घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलेंगे। क्योंकि कंपनी ए काम हम छोड़े तो डायरेक्ट बी में काम मुझे थोड़े मिलेगा, कुछ टाइम मिलेगा। अच्छा ठीक है, हम आपको 1 महीना का टाइम देते हैं, आप उसे छोड़ के आइए। तो ए कंपनी को पहले वो छोड़ देगा, 1 महीना वो बैठा रहेगा, तो उसके बीच के टाइम को बोला जाता है घर्षणात्मक बेरोजगारी, जो कि विकसित देशों में देखने को मिलता है। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। भारत में बेरोजगारी की माप के लिए कुछ समिति हैं, भारत में बेरोजगारी की माफ के लिए कुछ समिति है। और समिति कौन सी है? तो समिति का नाम है भगवती समिति। ठीक है, भगवती समिति किसके लिए है? तो बेरोजगारी की माप के लिए भगवती समिति लाया गया था। और यह आया कब था? तो 1973 में आया था। ओके देन, आगे देखते हैं। बेरोजगारी का संबंध अगर पूछ लिया किससे है, तो फिलिप वक्र से है, फिलिप वक्र से संबंधित है। बेरोजगारी का संबंध किससे है? तो फिलिप वक्र से संबंधित है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो फिलिप वक्र से संबंधित किससे है? तो बेरोजगारी से है। और बेरोजगारी की माप के लिए समिति जो आया था वो भगवती समिति आया था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम लोग आगे। ओके, अब देखते हैं, समझते हैं आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा। देखिए, जब भारत में बेरोजगारी बढ़ती है तो महंगाई कम होती है। क्या होती है? मतलब मुद्रास्फीति क्या होती है? कम होती है। जब बेरोजगार रहेगा लोग तो सामान खरीदेगा ही नहीं, तो सामान तो वही रहेगा। वैसे ही जैसे कि सेब दे रहा है 100 रुपये केजी। अब मेरा इनकम है ये नहीं 100 रुपये हम दे के सेब खरीदे, पैसा ही नहीं है मेरे पास, तो वो 100 रुपये जो केजी दे रहा है सेब, उस कैसे बेचेगा? उसके पास लोग जाएगा ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा, तो महंगाई तो कम ही ना होगा। ठीक है, तो अगर भारत में क्या होता है, भारत में बेरोजगारी बढ़ती है तो महंगाई कम होती है। इस तरह से इसके हिसाब मतलब मुद्रास्फीति कम होती है। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, अब देखिए, बेरोजगार
बेरोजगार मतलब बेरोजगार अगर कम होगा, बेरोजगार बढ़ेगा तो महंगाई कम, बेरोजगार बढ़ेगा तो महंगाई कम, अब बेरोजगार कम होगा तो महंगाई ज़्यादा होगा। ठीक है, बेरोजगार कम होगा तो महंगाई ज़्यादा होगा। ठीक है, सीधी भाषा में बोलिएगा रोजगार मान ले ज़्यादा है, रोजगार ज़्यादा है तो महंगाई कम। ठीक है, और रोजगार कम है मतलब बेरोजगार जो है, बेरोजगार अगर कम है, बेरोजगार क्या है, बेरोजगार कम है मतलब रोजगार बहुत है लोग के पास। ठीक है, मतलब बेरोजगार जो है वो कम है भारत में, तो महंगाई जो है क्या होगा, ऊपर जाएगा, मुद्रास्फीति क्या होगा, ऊपर जाएगा। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैग्फ्लेशन। ठीक है, स्टैग्फ्लेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग निर्धनता के बारे में। निर्धनता मतलब गरीबी। गरीबी क्या होता है वो समझिए। देखिए गरीबी क्या होता है, गरीबी एक सामाजिक समस्या है। गरीबी क्या है, एक सामाजिक समस्या है। ठीक है, जो कि लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती है। ठीक है, जैसे कि लोगों की आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो पाती है, ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, गरीबी बोलते हैं। जैसे कि आवश्यकता में क्या क्या चीज़ हो गया, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या बोले, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य। ठीक है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की पूर्ति नहीं हो पाती है तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को, ठीक है, क्या कहा जाता है, गरीबी के अंतर्गत रखा जाता है। वो गरीब है। ठीक है, जिसके पास रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा ग्रहण करने की का साधन नहीं है। ठीक है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके पास नहीं है ये सब चीज़, तो सब किसके अंतर्गत आएंगे, गरीबी के अंतर्गत आएंगे। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। निर्धनता आपको दो तरह को देखने को मिलेगा, एक मिलेगा आपको सापेक्ष, एक देखने को मिलेगा आपको निरपेक्ष। सापेक्ष क्या होता है वो समझ लीजिए। निर्धनता क्या बोले, निर्धनता दो प्रकार को देखने को मिलेगा, मतलब निर्धनता की जो माप है, निर्धनता की जो माप है वो दो तरह के मापा गया है। ठीक है, निर्धनता की माप दो तरह के मापे गए हैं। पहला क्या है, सापेक्ष, और दूसरा क्या है, निरपेक्ष। सापेक्ष क्या है वो समझ लेते हैं। यह एक तुलनात्मक अध्ययन है। क्या है, यह एक तुलनात्मक अध्ययन है, मतलब कि लोग जो है एक दूसरे से तुलना कर रहा है। आप ही बताइए कि मेरे पास 100 रुपये है, आपके पास 200 रुपये है, तो आपकी तुलना में मेरे पास 100 रुपये है, तो हम आपसे गरीब हुए ना। तो वही तुलनात्मक अध्ययन जिसमें किया जाता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं सापेक्ष निर्धनता के अंतर्गत। जैसे कि ए के पास 100 रुपये है, बी के पास मतलब ए के पास 200 रुपये है और बी के पास 100 रुपये है, तो गरीब कौन हुआ, गरीब तो बी हुआ। गरीब कौन हुआ, बी हुआ, क्योंकि बी के पास 100 रुपये है और ए के पास 200 रुपये है। तो ऐसी निर्धनता को क्या बोलते हैं, सापेक्ष निर्धनता बोलते हैं। तुलना किया जाता है, एक दूसरे से तुलना किया जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत मतलब सापेक्ष निर्धनता में गरीबी को नहीं दर्शाता है, तुलनात्मक को दर्शाता है। जैसे कि ए के पास 200 रुपये है, बी के पास 100 रुपये है, तो ये दोनों में गरीब कौन हुआ, बी हुआ गरीब। लेकिन इसमें एक लॉजिक है, समझिएगा। बी की जो है, बी के 100 रुपये में भी सब कुछ पूर्ति हो जाता है, आटा चावल दाल सब कुछ हो जाता है, लेकिन अगर वो कंपैरिजन कर रहा है, मतलब कि तुलना कर रहा है, तब उसके तुलना में ये गरीब हो जाता है। बस ये होता है। ओके, अब देखिए, यह जो है विकसित देशों में देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब कि बड़ा बड़ा शहर में देखने को मिलता है, बड़ा बड़ा शहर में ये सब देखने को मिलता है निर्धनता। जैसे कि यूएसए में, यूएसए क्या है, विकसित देश है। ओके, अब समझते हैं ध्यान से। सापेक्ष निर्धनता निकालने की दो विधि है। सापेक्ष निर्धनता निकालने के लिए दो विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्या है, लॉरेंज वर्क। लॉरेंज वर्क का संबंध किससे है, तो निर्धनता से है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये कब आया था, तो 1905 में आया था। ओके, लॉरेंज वर्क का संबंध किससे है, तो निर्धनता से है, ये चीज़ याद रखिएगा। ये जो है 1905 में आया था। ओके, दूसरा क्या है, गिनी के गुणांक। गिनी के गुणांक का संबंध भी निर्धनता से ही है। ठीक है, इसका ये कब आया था, तो 1912 में आया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सापेक्ष निर्धनता निकालने की दो विधि कौन कौन है, तो लॉरेंज वर्क और गिनी गुणांक। लॉरेंज वर्क कब आया, 1905 में। गिनी गुणांक कब आया, तो 1912 में आया था। ओके देन आगे। अब देखिए, अब एक होता है निरपेक्ष निर्धनता। हम क्या देखें, हम सापेक्ष देखें ना,
अब निरपेक्ष देखते हैं, ये कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने मिलेगा विकासशील देशों में। विकासशील देशों में ये चीज़ देखने को मिलेगा। जैसे कि विकासशील देशों में कौन आता है? भारत, ठीक है। और ये क्या होता है? ये विधि आय की असमानता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? निरपेक्ष निर्धनता किसको दर्शाता है? विधि आय के असमानता को दर्शाता है। ओके, तो इस टॉपिक को हम यहीं तक रखते हैं। कल के वीडियो में हम इससे आगे खींचेंगे। आप लोग रिवीजन करते रहिएगा पीछे वाला वीडियो, तो आप लोग जो है कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर जो है ना अब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन गिर रहा है, तो लुसेंट का इकोनॉमिक्स पकड़ के हम अच्छे से ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम साइंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए हेल्पफुल साबित हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।